चलिए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आप लोग कर रहे हैं बेटा घर पे जाकर के नोट्स को रिवाइज, है ना? हाँ, लिखें क्वेश्चन फॉर द पीटी ग्राफ, फॉर द पीटी ग्राफ find the ratio of force on A and B. Find the ratio of force and A and B. आपको पीटी ग्राफ दिया है बेटा, मोमेंटम टाइम ग्राफ, फोर्स ऑन ए एंड बी। ठीक है, तो आपको क्या सोचना है, इसका स्लोप, स्लोप क्या होता है बेटा? tan थीटा तो होता ही है। पीटी ग्राफ का स्लोप क्या होगा? डीपी बाय डीटी, डीपी बाय डीटी, और वो तो क्या है? फोर्स, मतलब स्लोप बराबर फोर्स। और स्लोप कैसे निकाल लेंगे? tan थीटा से। और थीटा कौन से वाला लेना है आपको? विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बताइए F1 कितना हो जाएगा बेटा? F1 है स्लोप 1, मतलब FA स्लोप ए, स्लोप ए कितना हो जाएगा? tan 30। और स्लोप फोर्स B कितना हो जाएगा? MB, दैट इज 10। बेटा ये 45 है तो ये भी 45 ही हो गया, सही है। तो ये कितना हो जाएगा? tan 45। रेशियो ले लिया, कितना हो जाएगा? 1/√3, और ये तो 1 ही होता है, तो आंसर इज 1/√3। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर जेट। ये वाटर जेट वाले क्वेश्चंस होते हैं बेटा, पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है, सही है। तो आपको मोमेंटम का चेंज कैसे निकालना है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, अ वाटर जेट whose क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैपिटल ए। यार वो ऑन है क्या स्पीकर? बज नहीं रहे हैं। whose क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कैपिटल ए strikes a wall, strikes a wall making an angle theta, making an angle theta with normal, making an angle theta with normal and rebounds elastically, and rebounds elastically, rebounds elastically, full stop. The velocity of water, the velocity of water of density rho, of density rho is v,
velocity of water of density rho is v, find force exerted on wall, find force exerted on wall। तो आपको क्या गिवन है ये हम बना लेते हैं, फिर सिचुएशन समझते हैं। बेटा एक स्ट्रीम ऑफ वाटर है, पानी की एक धारा है जो जा रही है और दीवार पे भिड़ती है, सही है ना। मान लीजिए बेटा दीवार के ऊपर, दीवार गंदी हो रही है तो कई लोग क्या कर सकते हैं, बाहर की दीवार हो मान लीजिए गार्डन वार्डन की, तो अपन क्या कर सकते हैं, पानी से ऐसे उसे हटा देते हैं, मतलब पानी से हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो हो क्या रहा है कि ये जो पानी की जो धारा है ना बेटा, जो स्ट्रीम है, जेट जो है वो कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसा चौड़ा भी है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए। सब पानी जा रहा है बेटा, ये सब पानी जा रहा है यूं, सही है, और यूं भिड़ता है ये, और फिर ये यूं आ जाता है, ऐसा आ जाता है, और ये कुछ एंगल वैंगल दे रखा है आपको। एंगल बेटा इसके साथ ले लेते हैं, ये थीटा, यही वाला थीटा है ना, कि वॉल के साथ है, नॉर्मल के साथ है, तो इसका नॉर्मल ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये थीटा है, और बोल रहे हैं इलास्टिकली। तो बेटा इलास्टिकली का मतलब यहां पर ये है कि अगर वो v से जा रही है तो फिर v से ही वापस आ रही है। दूसरी बात, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। दो चीजें बोल रही है इलास्टिकली यहां पर, ये आपका टू डायमेंशनल कोलिजन तरीके से हो गया एक तरीके से। तो इसमें इलास्टिकली का दो मतलब है, एक तो v सेम रहेगा और एक थीटा भी सेम रहेगा, सही है। अब बताइए बेटा आप कैसे करेंगे, बताइए। इस स्ट्रीम के ऊपर कितना फोर्स लगा, उतना ही फोर्स स्ट्रीम दीवार के ऊपर लगाने वाली। बताइए स्ट्रीम के ऊपर कितना फोर्स लगा, आप बोलोगे सर F बराबर क्या, वही फॉर्मूला बेटा, डेल्टा P बाय डेल्टा टी, डेल्टा P बाय डेल्टा टी, या dP बाय dt ले लेता हूं, कुछ भी ले लो बेटा। डेल्टा P क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा P कितना हो जाएगा। अगर मैं इसका मास mv वाले से करूं बेटा, तो मुझे लगता है ये होगा -2 mv cos थीटा, बोलो यार, अपॉन टी। अगर ये सीधी जाती और सीधी भिड़ के यूं चली जाती एकदम परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू 0 होती, cos 0 1 होता, तो -2 mv हो जाता है, सही है ना। थोड़ा सा दिमाग में रख लेंगे तो सही रहेगा। अच्छा बेटा अब यहां पर देखो एक टर्म बन रहा है क्या, मास अपॉन टी। क्या टर्म बन रहा है, मास अपॉन टी। मास को मैं रो से लिखना चाहता हूं, क्या लिख सकता हूं बताइए मैं, सर रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की जगह क्या लिख सकते हैं, रो इंटू वॉल्यूम लिख दो यार थोड़ा। -2 तो चल ही रहा है, v भी चल ही रहा है, cos थीटा भी चल ही रहा है, मास को मैंने क्या लिख दिया, रो इंटू वॉल्यूम। रो इंटू वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, मान लीजिए बेटा अगर मैं इसका कुछ इतना मास पकड़ता हूं, इतना मास, तो आप क्या बोलोगे इसका, ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा बोलो सर, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ दिस वाटर, सही है, क्योंकि ये बन गया आपका सिलेंडर। क्या बन गया, ये शेप कैसा रहेगा, सिलेंडर बन गया बेटा ये। तो मैं वॉल्यूम को लिख देता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ दिस वाटर, जितना मास लौट रहा है टी टाइम के अंदर, सही है, और अपॉन टी चल रहा है बेटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना यार, ये टर्म देखो बेटा, ये टर्म L बाई टी, L बाई टी, टी समय में वो L चल ले रहा है, यही तो V है उसका। अरे बोलो, मान लो बेटा आप यहां रुक जाओ और यहां से पानी आ रहा है v वेलोसिटी से, तो ये L लेंथ चल लेगा पानी टी टाइम के अंदर, L बाई टी ही तो V है, तो मैं से बोल देता हूं v, एक ऑलरेडी v है बेटा आगे, तो कितना हो जाएगा बोलो यार, -2 रो ए v स्क्वायर आ जाता है बेटा यहां पर इंटू कॉस थीटा, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम किस पे फोर्स निकाल रहे हैं, पानी पे, तो फोर्स ऐसे लग रहा है, और यही फोर्स कौन किस पे लगाएगा, पानी लगा देगा वॉल के ऊपर, तो इसको हम प्लस करके आंसर कर देंगे, या सिर्फ मैग्नीट्यूड बोल देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, सही है ना। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना सीखा बेटा, इस क्वेश्चन में हमने m अपॉन टी करना सीखा। m अपॉन टी क्या हो जाता है, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ बाय टाइम, L बाई टी को हम क्या बोल देते हैं, v बोल देते हैं, ये हो जाएगा रो ए वी, सही है। ये हम फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर भी करने वाले हैं आगे जाकर के, m बाई टी को क्या ले लेंगे, रो ए वी, सही है। तो ऐसे चेंज इन मोमेंटम अपन ने इसका कैलकुलेट किया।
ठीक है, तो m/t को हम स्ट्रीम ऑफ वाटर के लिए थोड़ा सा याद रखें कि कैसे डील करना है। मास को क्या लिख देना है, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख देना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, हो जाएगा रो एवी। ठीक है, चलिए अब थोड़े क्वेश्चन अपन एक दो क्वेश्चन F इज इक्वल टू ma पे कर रहे हैं। ठीक है ना, F इज इक्वल टू dp/dt होता है बेटा, फिर हम P को क्या लिख देते हैं, यहां पर mv लिख देते हैं, m इंटू वी लिख देते हैं। m क्या होता है, कांस्टेंट, तो m आ जाता है बाहर और अंदर बचता है dv/dt। dv/dt क्या होता है सर, ये तो a होता है, ये तो a होता है, सही है। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, an object of mass an object of mass 2 kg moving with speed, an object of mass 2 kg moving with speed 5 meter per second, 5 meter per second comes to rest on a horizontal surface uniformly in 2 seconds, मतलब a कांस्टेंट रहेगा आपका, यूनिफॉर्मली इन 2 seconds। फाइंड amount of force required needed to keep it moving with constant velocity। तो पहले आप निकाल दीजिए बेटा कितना फोर्स लगा होगा इसे रोकने के लिए, पहला पार्ट ये रहेगा इसका। दूसरा पार्ट है कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने में कितनी फोर्स चाहिए होगा। पहला है कि आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि वो रुक जाए, ए निकाल ले। ए कहां से निकाल पाएंगे आप, इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्योंकि ए इज कांस्टेंट। कौन से लगाएंगे बताइए, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। v कितना है मेरे पास 0, u कितना था 20 कि 5, a मेरे को निकालना है बेटा, और टाइम कितना लिया अपन ने 2 सेकेंड्स। तो यहां से आ रहा है -5/2, ये कितना आ रहा है -5/2। बेटा माइनस क्या बता रहा है, ए माइनस क्या बता रहा है आपको कि यहां रिटार्डेशन हो रहा है, वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव थी इनिशियल और ए माइनस है, मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, जो कि सही बात है। चलिए अब आप एफ बताइए बेटा कितना लगेगा। सर एफ बराबर है में मास कितना है इसका 2 किलो और ए कितना है बेटा -5/2। तो जो डायरेक्शन ए का है वही डायरेक्शन एफ का भी है, क्योंकि यहां पर ए इज अ वेक्टर, तो ए अपना डायरेक्शन एफ को दे देगा, मास तो स्केलर है, सही है। तो बताइए कितना हो गया बेटा, ये -5 न्यूटन। इसका मतलब अगर कोई बॉडी मान लीजिए हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इधर जा रही थी किसी वेलोसिटी से, इनिशियली कितना था ये 5 मीटर पर सेकंड से, तो फोर्स किधर लगा होगा, इसके ऊपर फोर्स डायग्राम में फोर्स बनाएंगे बेटा, किधर लगेगा फोर्स, सर फोर्स इधर लगेगा। कितना लगा होगा बेटा फोर्स, सर लगा होगा 5 न्यूटन। अब आप माइनस मत लगाइए बेटा, क्यों, क्योंकि अब आपने डायरेक्शन बना दिया है, अब माइनस हटा दो। अगर आप यहां माइनस लगा दोगे ना तो फिर वो यहां जाके प्लस बन जाएगा, सही है ना। तो यहां सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है अपने को। इसी डायग्राम को बेटा बोलते हैं फोर्स डायग्राम, इस बॉडी पे लगने वाले फोर्स बना दिया, दैट इज फोर्स डायग्राम, सही है। दूसरा क्वेश्चन है इनका क्या, ये पहला था जो मैंने बोला नहीं पर ये निकालना था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करानी है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, बताओ ये। नहीं ये तो रोकने के लिए लगाना था ना यार, ये तो रुक गई है, ये रुक गई, ये अलग क्वेश्चन हो गया, वो अलग क्वेश्चन हो गया, वो एक जनरल क्वेश्चन है। इस 2 किलो बॉडी को मान लीजिए मेरे को 5 से ही चलाना होता तो मेरे को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा,
अच्छा, ये भी उसी इंसान ने लगाया रोकने के लिए। अब उसी इंसान को कोई दूसरा फोर्स लगाना है इसे 5 से मूव कराते रहने के लिए, उसी इंसान को। ये नहीं है कि सर एक हाथ से तो ये रोक रहा है, एक हाथ से भगा रहा है, ऐसा नहीं करना है। एक ही इंसान है, बताओ। 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है ये बॉडी, और इसे 5 से ही चलाना है, 2 किलो की। बताइए बेटा, ये 5 न्यूटन नहीं लग रहा अभी, क्लियर हो जाओ भाई, 5 नहीं लग रहा है अभी, 0। अरे भाई 0। फोर्स क्यों लगाना है बेटा आपको? टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बेटा आपको तो वेलोसिटी में चेंज चाहिए ही नहीं ना, तो ए क्या है आपका 0, तो एफ बी क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए, इसी को तो इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। वो अपने आप चलेगी, इसे रोकने के लिए आपको चाहिए फोर्स। सही है क्या? कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी अपने आप मूव करती है, कब तक? जब तक कि कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम या फोर्स ना आ जाए। यही तो है न्यूटन फर्स्ट लॉ। सही है, तो आप इसे डिस्टर्ब मत करो, ये अपने आप चलती रहेगी 5 से। पर सर अगर हम ऐसे फेंकते हैं कोई चीज तो वो तो रुक जाती है। वो क्यों रुक जाती है फिर? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन यहां पर लग रहा है ना, हम उसे महसूस नहीं कर रहे हैं या हम उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, पर फ्रिक्शन लग रहा है भाई। फ्रिक्शन नहीं होना तो मैं यहां से यहां तक नहीं यहां पर भी नहीं जा सकता। समझ में आया क्या? क्योंकि जो मैं फोर्स लगा रहा हूं इधर चलने के लिए वो तो इंटरनल है ना, इंटरनल से एक्सेलरेशन आता ही नहीं है। कौन से फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा? एक्सटर्नल। तो जो मैं इंटरनल लगा रहा हूं उसे अपोज करने के लिए एक्सटर्नल फ्रिक्शन लग रहा है, उस फ्रिक्शन से मैं आगे बढ़ पा रहा हूं। आप देखो यार, आगे बढ़ने के लिए आप फर्श को पीछे खींचते हो तो फ्रिक्शन आपको आगे मूव करने में मदद करता है। जब मैं चल रहा हूं ना तो फ्रिक्शन आगे लग रहा है भाई। फ्रिक्शन आपके मोशन को अपोज नहीं करता, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। आप पांव फिसलाने की कोशिश पीछे की तरफ कर रहे हो तो कह रहा भाई मत फिसल मत यार, तू आगे हो जाए। सही है, ये आंसर है 0। लिख लीजिए, लिख लिया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिख लो, लिख लो, 1 मिनट ले लो। अगर पहले से जो 5 लग रहा है वो लगता रहता, अब आपको नया कुछ फोर्स लगाना है ताकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, तो कितना फोर्स लगेगा भैया? 5 लगेगा। किधर लगाऊंगा? उसको 0 बनाना है मुझे। उसको क्या बनाना है? क्योंकि ये जो F है इट इज नेट फोर्स। यहाँ F कौन सा है बेटा? अकेला फोर्स नहीं है, ये कौन सा है? टोटल नेट फोर्स है। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू परपेंडिकुलर फोर्सेस of magnitude, 3 Newton and 4 Newton, 3 Newton and 4 Newton are applied on an object of mass 1 kg, find the acceleration of the object. तो बेटा आपको डायरेक्शन भी बताना है। यहां से हमें क्या समझना है कि हमें एफ नेट निकालना है। एक एक्स में ले लो, एक वाई में ले लो। डायरेक्शन tan अल्फा
बेटा F कितना लिया जाए? F कितना लिया जाए? सर F को नेट लिया जाए। F को कितना लिया जाए? नेट लिया जाए बेटा। तो लेटेस्ट से ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा 3 न्यूटन है, ये हमारा 4 न्यूटन है। इसमें कौन सी गणित लगेगी बेटा? वेक्टर, वेक्टर अलजेब्रा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, y जोड़ दीजिए सर। बेटा एनएलएम का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एफ नेट इज इक्वल टू एम। ए अकेला है पर फोर्सेस ज्यादा हो सकते हैं। बोलो यार, बॉडी एक है तो एक्सेलरेशन तो बॉडी का एक ही होगा ना, सिंगल वैल्यू होगी, पर फोर्स कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। तो उनका क्या लेना है हमें? नेट वैल्यू लेनी है। और जोड़ने के लिए कौन सा तरीका लगेगा? वेक्टर वाली अलजेब्रा लगानी पड़ेगी, क्योंकि इट इज अ वेक्टर वाला जोड़ना। बताइए बेटा, इन्हें 3 और 4 को जोड़ो यार, कौन सा फॉर्म लगेगा? अभी सभी लोग वेक्टर्स जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं भाई मैं हूं, आप टेंशन मत लो। बताइए बेटा, 4 और 3 को जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर? 4 स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, थीटा इज 90, तो तीसरे वाला टर्म 0 हो गया। कितना हो गया बेटा? ये है 25 का 5। तो इन दोनों का बेटा पैरेललोग्राम लो, 5 न्यूटन। तो यहां एफ नेट में क्या लिखूं भाई? 5 लिखेंगे अपन। एम कितना है इसका? 1। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। क्या कोई डायरेक्शन बताएगा? सर जो डायरेक्शन एफ का वही डायरेक्शन ए का। बताइए बेटा, एफ का नेट डायरेक्शन 5 वाला कितना आएगा? यहां से थीटा ले लो क्या? tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, tan थीटा इज इक्वल टू p/b। तो थीटा कितने के लिए ऐसा होता है? 53 डिग्री। कितने के लिए होता है बेटा? 53 डिग्री। सही है ना? तो आप एंगल क्या बोल सकते हो बेटा? कॉमा 53 डिग्री विद कौन सा फोर्स? नॉर्थ वॉर्थ नहीं ना यार, हमें क्या पता ये नॉर्थ में था। ये 3 न्यूटन। 53 डिग्री किसके साथ बना रहा है? 3 न्यूटन के साथ बना रहा है। सही है ना? ये तो हमारी इच्छा थी ना कि हमने 3 को x में लिया, 4 को y में लिया। उन्होंने दिया तो है नहीं। अगर यहाँ 3 यहाँ 4 होता तो भी बेटा ये 53 आता, फिर ये 37 आता, तब भी बात सही है ना? ओनली तो सही है। चलो एक और कर लेते हैं। कंपोनेंट लेना मेरे हिसाब से मेजर सभी ज्यादातर जनता को आता है, 2-4 बच्चों को शायद अभी नहीं आता होगा, ज्यादातर बच्चों को आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 forces are applied. 5 forces are applied on an object of mass 10 kg. 5 forces are applied on an object of mass 10 kg. Find out its acceleration. देखो बेटा, ये एक ऑब्जेक्ट पर, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या कहलाएगा? फ्री बॉडी डायग्राम कहलाएगा। बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस को मैंने डायग्राम से, फोर्सेस के डायग्राम से ड्रॉ कर दिया है वेक्टर की तरह। यही कहलाता है एफबीडी। चलिए बेटा, अब आप एक्स और वाई में तोड़ लीजिए सभी को। बस एक को तोड़ना पड़ेगा हमें। कौन? 50√2 को तोड़ लो। कितना कितना आएगा सर? ये कॉस कंपोनेंट एंड दिस इज साइन कंपोनेंट। अच्छा, मैं ट्राइंगल के अंदर तोड़ना सिखाना चाह रहा हूं आपको। बहुत बच्चों को आ भी रहा होगा, एक बार देख ले बेटा, बहुत काम आती है चीज। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, ध्यान से देखे सभी।
राइट एंगल ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3, जो अपन ने निकाला था 2r sin θ/2 डिस्प्लेसमेंट सर्कल के अंदर, थीटा घूमा था तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे गया था, फिर कंपोनेंट करा था, वो सारी समस्या यहाँ सुलझ जाएगी, एक बार ध्यान से देख लो। कितनी साइड्स होती है बेटा? 3। जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो होती है 90 के सामने, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये क्या होती है साइड? हाइपोटेन्यूज। तो पहली बात ध्यान रखें कि आप कंपोनेंट किसका लोगे? हमेशा हाइपोटेन्यूज का लोगे। किसका लोगे? इस हाइपोटेन्यूज का एक होगा cos थीटा, एक होगा बची दो साइड्स, एक cos होगा एक sin होगा। डिपेंड करता है कि थीटा कौन सा बताया है। लेट अस से बेटा ये वाला थीटा बताया है, तो ये h है तो ये हो जाएगा h का cos थीटा, और ये बच जाएगा h का sin थीटा। बस अगर यहां थीटा होता तो हो जाता h cos थीटा, बचा हुआ h sin थीटा। सही है? तो 3 साइड्स हो गई। तो एक तो होता है क्या? h को कैसे पहचाने सर? 90 के सामने वाला, 90 जिसको देख रहा है वही हाइपोटेन्यूज है, उसका एक होगा cos और एक होगा sin। cos कौन से वाला लेना है? जो थीटा के साथ चिपका हुआ वाला हो जाएगा cos। अगर ये थीटा होता तो ये cos, ये थीटा है तो ये cos, बचा कौन सा? sin, तो अगला हो जाएगा h sin थीटा। बस खत्म कहानी। सही है ना? और ये सिर्फ कब लगा सकते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल में। चलिए अब आप इसको करिए कंपोनेंट्स में, ये बहुत काम आएगा बेटा आपको, बहुत जगह जगह अपन इसको यूज कर लेंगे सीधा। अब जैसे वाला था, मैं सर्कल वाला आपको दोबारा रिव्यू करा देता हूं। सर ये था, छोटा चलाते हैं, सही ना बेटा? ये सेंटर था, ये थीटा था, ये θ/2 था, ये परपेंडिकुलर था, ये r था। अब आप बताओ कौन सा cos होगा कौन सा sin होगा? ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये r cos θ/2, बचा r sin θ/2। सिमिलरली ये भी r sin θ/2, 2r sin θ/2। सही है ना? चलिए कर दिया क्या? ये क्या क्वेश्चन क्या था? पूरा लिखवा दिया ना क्वेश्चन मैंने? एक्सेलरेशन आपको बताना है। पहले आप एफ नेट निकालिए बेटा। एफ नेट को कैसे सॉल्व करें सर? बताइए बेटा। 5 फोर्सेस जोड़ने हैं आपको, तो मैंने बोला एक्स में अलग जोड़ लो, वाई में अलग जोड़ लो, फिर एक्स और वाई के लिए 90 डिग्री होगा, फिर यही फॉर्मूला लगा लेना, √a² b²। बताइए बेटा कितना हो जाएगा? 50 और 20 की लड़ाई है, देखें आप। नहीं, पहले इसको तोड़ लो यार। इसका यहां कितना आएगा? 50 √2 का cos 45, cos 45 sin 45 बराबर ही होते हैं, इसलिए सेम ही आने वाला है यहां इस केस में। 50 √2 sin 45। सही है? जैसे ही ये तोड़ लिया, अब बेटा ओरिजिनल को मिटा दो, कहीं 2 बार मत तोड़ लेना उसे। सही है क्या? कितना हो गया बेटा? ये cos 45 होता है 1/√2, तो हो जाएगा 50। ये भी होता है 1/√2, ये भी हो जाएगा 50। अब देखिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात चल रही है यहाँ पे एनएलएम की। आप मुझे एक्स में नेट फोर्स बताइए और मुझे वाई में नेट फोर्स बताइए। तो वाई वाले आपस में लड़ रहे हैं और एक्स वाले आपस में लड़ रहे हैं। चलो भाई, एक्स में कौन जीत रहा है? 20 और 50 एक तरफ है, तो बेटा इन दोनों का मिलाकर के मैं बना लेता हूं 70। सही है? और यहां कौन है? यहां है 50। ओके है? एक्स में बताओ यार, ऊपर कितना हो गया टोटल? 50 और 10। हमने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा था, सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स क्या हो जाते हैं? सिंपल ऐड हो जाते हैं। थीटा 0 होता है, a + b हो जाता है। ऊपर कितना हो गया बेटा? 60, और नीचे कितना हो गया? 40। अब बताओ यार, 70 50 का क्या करूं? 20, और 60 40 का क्या करूं? ऊपर 20। सही है ना? अभी 20 और 20 40 नहीं, अब ये है 90 डिग्री पर। 90 डिग्री के लिए क्या करते हैं अपन? √a² b²। बताओ यार, 0 डिग्री के लिए क्या करते हो आप? a + b। 0 डिग्री के लिए सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं? a + b। ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? 180 के लिए a - b। 90 डिग्री के लिए क्या करते हैं? ना a + b ना a - b, क्या करते हैं? √a² + b²। बेटा 20² + 20² में 20² कॉमन अंदर बचेगा 2, तो 20 बाहर आ जाएगा स्क्वायर का, 20 √2।
कई बच्चों को ये √2a भी याद होता होगा, a का √2a हो जाता है 20√2। ये हो गया आपका एफ नेट। अरे बोलो एफ नेट कितना आ जाएगा आंसर? 20√2 इज इक्वल टू m कितना था? ये हो जाएगा 2√2। अरे सही है क्या? मुझे बताओ बेटा ax कितना होगा और ay कितना होगा? ax और ay अगर मैं अलग अलग a निकालता, a को भी अलग अलग बोलता, x में अलग सर y में अलग, ax के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? fx। ax के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? fx। मेरे पास क्या फॉर्मूला है बेटा? f इज इक्वल टू m। क्या फॉर्मूला है? अगर मैं इसे x में लगाऊं और इसे मैं y में लगाऊं तो x में क्या लिखोगे आप? fx इज इक्वल टू max। सर fy इज इक्वल टू may। सर ऑब्वियसली ये नेट है, ऑब्वियसली ये नेट है। fx में नेट कितना था बेटा? 20। मास कितना था? 10। ax कितना हो गया? 2। इसी प्रकार से ay भी शायद 2 ही आ जाएगा। तो बेटा अगर अलग अलग निकालना होता तो मैं क्या बोल सकता था? इसे ये भी 2 तो आप बोलते 2i कैप प्लस 2j कैप। ये एक्सेलरेशन आ रहा है। और इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता तो वही √2² प्लस 2² कितना हो जाता बेटा? 2√2 हो जाता। सही है। तो x में अलग एक्सेलरेशन है, y में अलग है। और x और y अलग क्यों, ये हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि x का इफेक्ट y में नहीं होता है और y का कुछ हिसाब x में नहीं होता है। हम अलग अलग देखते हैं। चलिए, तो छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, पर सीखने को इसमें चीजें थी हल्की हल्की सी। और x में भी fx20 क्यों आया? सर वहां तो 70-50 था या 50-20-50 था। सर नेट लेना है, f net इज इक्वल टू m। हो गया? क्या करूं? बंदी कर दूं? ठंडक हो गई ज्यादा। यार तुम लोग लिख तो रहे हो ना। कई लोग तो मेरे को ऐसे लग रहे कि हाँ, मैं जब भी उनकी तरफ देखता हूं वो मेरे को ही देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूं यार क्या हो गया, आपने लिख लिया। और कई लोगों को मैं देख रहा हूं तो कई लोग लिख रहे हैं। तो लिख तो सभी रहे ना भाई। मतलब सब एक जैसे नहीं है अभी। कई लोग बहुत जल्दी कर ले रहे हैं। पर आप जितना भी जल्दी करो बेटा, आप क्लास में आके बैठ रहे हो, इट मींस आपको क्लास में लिखना है। लिखने से क्या होता है, आपका जो माइंड है वो रिकॉल करता है और 4 बातें सीखते हो। अब मुझे इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए भाई, आज भी कोई बात पढ़ाते पढ़ाते एकदम से स्ट्राइक करती है। अरे वाह यार, सही है ना। आप जितनी बार कोई चीज को देखते हो आपको कुछ नया पॉइंट समझ में आता है। तो इसलिए उसको अंडर एस्टिमेट ना करें, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, लिखें। चलिए अब न्यूटन थर्ड लॉ खत्म कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा थ्योरेटिकल लॉ है। क्या बोलता है बेटा ये है? अगर ए ने बी को मारा तो बी भी ए को मारेगा। सही है। तो मुझे बताओ बेटा, मैंने इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया, प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना। मान लीजिए मेरे को इधर जाना था, इधर खिसकना था। तो मैंने बोला यार कौन मेरे को धक्का मारेगा इधर, कोई तो आएगा नहीं इधर से धक्का मारने है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको पुश किया तो मैं इधर हो गया ना। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया। बदले में सेम समय पर साइमल्टेनियसली इसने मेरे ऊपर फोर्स लगाया। सही है। तो मेरे ऊपर फोर्स लगा जिसकी वजह से मैं इधर मूव कर गया। सही है क्या? तो जो मैंने फोर्स लगाया, अगर मान लीजिए बेटा मेरे को ऐसे पीछे होना होता इधर, तो मैं इसको कैसे धक्का मारता? ऐसे धक्का मारता। क्यों? क्योंकि अगर मुझे पीछे होना है तो मेरे पे फोर्स इधर लगना चाहिए। इधर फोर्स लगना चाहिए तो मुझे किधर लगाना पड़ेगा? इस बोर्ड के ऊपर इधर लगाना पड़ेगा, ताकि ये मेरे पे ऐसे लगाए। तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो मैंने इस पे लगाया
वो इस डायरेक्शन में था तो इसने मेरे पे इस डायरेक्शन में लगाया। अच्छा, अगर मेरे को पीछे एकदम धक्के से जाना है बेटा, बहुत तेज एक्सेलरेशन से, तो मैं क्या करूं? तेज फोर्स लगाऊं। जितना तेजी से मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा उतना तेजी से ये मेरे पे फोर्स लगाएगा। अब इसमें से कौन एक्शन कौन रिएक्शन? देखो, जनरली एक्शन का रिएक्शन होता है। बोले यार तुमने किसी को बोला तो सामने वाले ने बोला भाई तूने ऐसे कैसे बोला, है ना, तेरी हिम्मत कैसे हुई भाई तूने ये बोल दिया, तो वो रिएक्शन दे रहा है, वो एक्शन नहीं था। एक्शन तो तुमने किया, पर यहां एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं है बेटा। एक्शन रिएक्शन क्या होता है? जो पहले हो उसको एक्शन बोलते हैं, बाद में रिएक्शन आता है। और यहां तो दोनों एक साथ हो रहे हैं यार। मैंने इसमें फोर्स लगाया, इसने तुरंत मेरे पे लगाया भाई। मैं ये बोल ही नहीं पा रहा हूं कि पहले मैंने लगाया कि तूने पहले लगाया। अरे बोले यार सही है ना। अभी मान लो आपने किसी को मार कुटाई कर दी बेटा, आपने, मुझे बताओ क्या आपने उसे मारा? भाई दोनों ने एक दूसरे को बराबर मारा है। तुमने उसे मारा तो भाई उसने भी साइमल्टेनियसली मार ही दिया ना यार। तुमने उसकी पीठ पे घुमा के दिया, उसकी पीठ ने तुम्हारे हाथ पे घुमा के दिया। अरे सही बात है ये। तुमने किसी को चाटा मारा तो उसके गाल ने तुम्हारे हाथ को मारा। फर्क क्या है यहां पर कि उसका गाल है और तुम्हारा हाथ है। अगर तुम हाथ से हाथ मिलाओ तब तो कोई बुरा नहीं मान रहा भाई, तो भी तो मार ही रहे हो। पर क्या है बेटा भाई, जितनी तेरे लगी उतनी मेरे भी लग गई। हाथ पे लगी ना दोनों के, तो दोनों को बराबर एहसास हुआ, चलो ठीक है जाने दो। पर चाटे से क्या हुआ? तुम्हारा तो हाथ था बेटा और सामने वाले का गाल था भाई, वो सेंसिटिव है तो उसको ज्यादा लग गई। लगी उसको बराबर ही है फोर्स जितना तुम्हारे हाथ पे लगा है, पर तुम्हारे हाथ को महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा हाथ जो है बेटा वो थोड़ा सा गाल के मुकाबले थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। अभी छोटे बच्चे को चाटा, छोटा बच्चा अगर चाटा मारे तुम्हारे तो पता लगा उसी के लग गई भाई, उसका ही हाथ टूट गया। समझ में आ रही है बात? सही है ना। अभी मुझे बताओ बेटा, अगर मेरे को यहाँ पे कुर्सी से उठना है तो मेरे को ऊपर फोर्स चाहिए ना। अब कोई जेट तो है नहीं, कोई फोर्स लगा देगा ऊपर उठ जाऊंगा भाई। मैं क्या कर रहा हूं? इसको पुश कर रहा हूं। तो मैं इसको पुश कर रहा हूं तो ये मुझे ऊपर तक, मैं इसको नीचे धक्का मार रहा हूं कुर्सी को, तो कुर्सी मुझे ऊपर धक्का मार रही। भाई ऐसे उठते हो आप लोग, ऐसे उठते हो यार। आप बिना पुश करे उछल के दिखा दो भाई, बिना पुश करे। मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हो गया, अभी मैं ग्राउंड को, अभी मेरे को उछलना है तो ऊपर फोर्स चाहिए ना मुझे। बिना ग्राउंड को नीचे पुश करे मैं ऊपर उछल ही नहीं सकता हूं भाई। समझ पा रहे हो तुम? अरे बहुत ऐसे नॉर्मल सी बात लग रही है ये, पर इसको अगर रियलाइज करो तुम तो बहुत खतरनाक चीज है ये। अगर मैं, एक वो भी होता है ना, वो सेंटर मास पॉइंट, समझ रहे हो तुम? अगर मैं बिना इसको, मैं नीचे नहीं पुश कर सकता तो बेटा मैं ऊपर नहीं उछल सकता। सही है। अब चलने का क्या मैकेनिज्म है? चल रहे हैं, चलने के लिए बेटा मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए आगे फोर्स, ताकि मेरा आगे एक्सेलरेशन हो। सही बात है ना। तो मैं ग्राउंड को ना टेढ़ा पुश करता हूं, यूं यूं सर, टिल्टेड। अरे तुम समझ रहे हो क्या? इसी दुनिया के हो ना तुम लोग यार। सर हम तो अलग तरीके से चलते हैं सर। आप क्या कर रहे हो बेटा? ग्राउंड को ऐसे पुश कर रहे हो, तो ग्राउंड तुम्हें कैसे पुश कर रहा है? ले बेटा इधर। सही है ना। तो तुम पांव से कैसे पुश करते हो? तुम चलते हुए देखो, ऐसे तो नहीं चलता ना भाई कोई। आप ऐसे ही चलते हो यार, ऐसे ही चलते हो आप, ठीक है। तो आपने ऐसे पुश किया। अभी यार वो जब रेस स्टार्ट करते हैं तो आप देखना उनका थोड़ा सा एंगल पे होते हैं वो। सही है ना। जितना वो ऐसे पुश करेंगे उतना ऐसा ऐसा मिलेगा, तो इसका ये कंपोनेंट ज्यादा मिलेगा। सही है ना। तो ये वाला कंपोनेंट बेटा आपको क्या करता है? मदद करता है आगे जाने में। और ये वाला कंपोनेंट क्या करता है? आपको उठाता है। समझ में? ऐसे धक्का मारेंगे तो भी आप आगे जाओगे, क्योंकि ये कंपोनेंट आगे भेजेगा और ये अंदर भेजेगा। सही है क्या? तो आप यूं जा रहे हो तो आप थोड़ा सा ऊपर भी जा रहे हो और आगे भी जा रहे हो। सही है ना। ऊपर वाला तो एमजी बैलेंस कर देता है आपका। आजा बेटा नीचे आ जाओ, ठीक है। इसकी वजह से तुम आगे मूव कर पाते। समझ में आ रही है ना बात यार? हमें जब 9th क्लास में समझाई थी ना ये बात, तो हमें ये थ्योरेटिकल लॉ लगा था। एवरी एक्शन, बचपन से सुन रहे भाई। अपन तो इसको ऐसे लेते हैं, भाई तूने मुझे बोला मैंने तेरे को बोल दिया। यही न्यूटन का तीसरा नियम है ना, यही है कलयुग का नियम, यही है हाँ, लॉ ऑफ कर्मा। ठीक है, जैसा तुम करोगे वैसा भोगोगे।
ये न्यूटन का तीसरा नियम समझे थे भाई। भाई न्यूटन का तीसरा नियम, अभी आप देखो बेटा, आपने ऐसे हाथ रख रखा है, आपके हाथ को कुछ महसूस हो रहा है? यहाँ कुछ महसूस हो रहा है? कुछ भी महसूस नहीं हो रहा भाई, इलाज कराओ तो यार, B12 खाओ, B12। तो तुमने जितना तेजी से इसको दबा रखा है नीचे, उतना तेजी से ये बेंच आपको ऊपर धक्का मार रही है। आप बैठे कैसे हो भाई? बैठे कैसे हो तुम लोग? तुम बेंच को नीचे धक्का मार रहे हो और बेंच तुम्हें ऊपर धक्का मार रही है, तुम्हारे वेट को बैलेंस कर रही है। सही है क्या न्यूटन का तीसरा नियम बेटा? सही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि जो एक्शन रिएक्शन वाले फोर्सेस है ना, वो एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया, एक तो दोनों का नेचर सेम होगा। क्या सेम होगा? दोनों का नेचर। अलग अलग प्रकार के फोर्सेस है बेटा नेचर के अंदर। अगर बेसिकली देखा जाए तो न्यूक्लियर दो प्रकार के हैं, वीक और स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो एक अलग मान लो उन्हें। हमारे लिए दो काम के हैं, एक 11th और एक 12th। सही है। तो हाँ, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब जहां चार्जेस के बीच में फोर्सेस लगते हैं। सही है। ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ी वीक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो दोनों का नेचर सेम होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्शन है उसी का रिएक्शन ग्रेविटेशनल ही होगा। ग्रेविटेशनल का रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं हो सकता। न्यूक्लियर का एक्शन, अगर न्यूक्लियर एक्शन है तो न्यूक्लियर का ही रिएक्शन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक्शन है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही रिएक्शन है। दूसरी बात, 9th क्लास में ये एक डाउट होता था कि यार जब दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट है तो नेट फोर्स जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, कुछ होना ही नहीं चाहिए था। और बेटा दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो ये मेरे पे लगा रहा है। दो फोर्सेस किस पे लग रहे हैं? एक तो मेरे पे और एक उस बॉडी पे। अगर एक ही बॉडी पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगे तो ही जीरो होगा ना। तो दोनों अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं। मान लीजिए मैंने इसको 100 रुपए दिए, तो मैं क्या बोलूंगा? यार खत्म हो गई बात यार, कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ। अरे ये बात थोड़ी ना भाई, मैंने इसको 100 दिए, इसने 100 लिए तो मैंने 100 मतलब इसके प्लस 100 मेरे 100 माइनस 100, इसके प्लस 100 मेरे माइनस 100, तो नेट कितना हो गया? नेट जीरो हुआ है। पर देखा जाए तो इसके 100 मिल गए, मेरे 100 चले गए। सही है ना बात? तो जीरो थोड़ी ना हुआ यार। उसका जो उसको 100 मिले उसके वो कुछ कर सकता है, मेरे जो 100 गए मैं उस पे मेरा कम हो गए। सही है क्या? तो दोनों फोर्सेस सेम बॉडी पर नहीं है, अलग अलग बॉडीज पर है, इसलिए दोनों बॉडीज पे वो असर दिखाते हैं। अच्छा सर मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसने मेरे पे लगाया, मेरे पे तो इफेक्ट दिख गया, मैं इधर आ गया, ये क्यों नहीं गया कुछ? इस पे फोर्स लगा तो ये तो यही है, इस पे नेट फोर्स जीरो है, कोई और फोर्सेस इसको बैलेंस कर दे रहे हैं। समझ में आएगा? जैसे मैं इसको धक्का मारूंगा अंदर, भैया कुछ ना कुछ तो होगा, और फिर वो इसको ऐसे धक्का मार के रोक लेंगे। अभी यही मान लीजिए मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाता, मैं इस पे ऐसे फोर्स लगाता तो मेरे पे इधर फोर्स लगता, अगर कोई मेरे को यहां से रोक ले तो मेरे पे भी नेट फोर्स जीरो हो सकता है। सही है ना? पर जो इसने मेरे पे फोर्स लगाया उसकी वजह से मुझे इधर जाना चाहिए था। चलिए लिख लें बेटा इसके बारे में। वही वाली कहानी, कौन सी एक लाइन जो होती है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल, एवरी एक्शन हैज एन, हर फोर्स। तो ये बोला जाता है यूनिवर्स के अंदर जो फोर्सेस है ना बेटा टोटल, वो डिविजिबल बाय 2 होंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, ऑड नहीं हो सकते। सही ना? ऐसा कोई फोर्स नहीं हो सकता जिसका कोई पेयर नहीं है भाई। तो जो फोर्सेस के भी पेयर है यार, फोर्सेस भी पेयर है भाई। एवरी एक्शन, सही है ना? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सही है क्या? कैंसिल क्यों नहीं होते ये समझा पाओगे आप 9th वाले बच्चे को? वो तो कैंसिल ही कर दे रहा है भाई। ठीक है, चलो इसके बारे में लिख लें बेटा। अ सिंगल फोर्स
a single force cannot be produced in nature. अकेला फोर्स इस नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता. they are always produced in action reaction pair. Action reaction pair. सही है. दूसरा पॉइंट, there is no time gap in action and reaction. कोई टाइम का अंतर नहीं है कि पहले ये होगा फिर ये होगा. There is no time gap in action and reaction. तीसरा, they are of same nature. They are of same nature. सही है. ठीक है, ठीक है ना. अच्छा, अपन स्विमिंग जब करते हैं, स्विमिंग में भी बेटा अपन ये बहुत अच्छे से देख पाते हैं. देखो, हो तो हर जगह रहा है, पर आप उसे जहां अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो वाली बात है, जहां वो आपको दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से. स्विमिंग में हम क्या करते हैं यार, स्विमिंग में आप आगे नहीं जाते हो यार, आप आगे जाते ही नहीं हो, आप पानी को पीछे मारते हो. आप पानी को पीछे मारते हो तो आप खुद आगे जा ही नहीं सकते, ये समझ लो. ऐसे बोलते हैं ना बच्चे को कि बेटा तू देख ले कि तू कैसे कर रहा है, तो बच्चा खुद को कभी भी एनालाइज नहीं कर सकता. कोई भी इंसान खुद को कभी एनालाइज नहीं कर सकता. क्यों? क्यों भाई? क्योंकि क्योंकि आपको एनालिसिस के लिए कोई और चाहिए ना बेटा. मतलब मैं इस एग्जांपल समझाना चाहता हूं कि आप खुद में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते. इंटरनल फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता. मुझे बताओ यार, आपकी बॉडी के अंदर कितना कुछ फ्लूइड वगैरह मूव कर रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, आपकी क्या असर पड़ रहा है भाई? हिल रहे हो क्या आप? ऐसा लग रहा है यार ये क्या हो गया यार, ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना आप? वो सारे फोर्सेस आपस में कैसे कैंसिल हो रहे हैं बेटा? अगर पूरी बॉडी का देखूं तो सब पेयर्स में क्या हो गए? कैंसिल हो गए. फ्लूइड पेट पे यूं मार रहा है तो पेट ने फ्लूइड पे यूं मार दिया. ले भाई, तो पेट और फ्लूइड को एक ही मानू तो कैंसिल हो गए ना. बोले यार, अगर आपकी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स. तो आप आगे जा ही नहीं सकते. अगर ये जमीन ना हो यहां पर तो आप आगे नहीं जा सकते. पानी ना हो तो आप क्या करते हो? आप पानी को पीछे धकेलते हो. आपके हाथ में क्या है कि यार मैं पानी को पीछे धक्का मारूं, फिर पानी क्या करता है आपको? पानी आपको आगे धक्का मारता है. सही है ना? ये मामला चल रहा है भैया. ठीक है बेटा, नेक्स्ट लिखें रॉकेट प्रोपल्शन. रॉकेट प्रोपल्शन. प्रोपल्शन ठीक है. इसका ना पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं और बेसिक लॉजिक बता देता हूं. इसका डेरिवेशन ना पता कहां से आता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आता है. कई बार इसका डेरिवेशन जो F = dp/dt है ना, वहां से भी कर दिया जाता है. तो मैं आपको दोनों बता दूंगा, पर पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा. बेटा, रॉकेट प्रोपल्शन क्या होता है बोलो? इसको वेरिएबल मास बोलते हैं. अरे बोलो यार, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, अगर मान लीजिए अगर आपको यहां से यहां जाना है या कहीं भी मूव करना है और फ्रिक्शन नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कोई चीज फेंकनी चाहिए. अगर आप कोई चीज फेंकोगे तो क्या होगा? आप उस पर इधर फोर्स लगाओगे तो वो आप पे उल्टा फोर्स लगाएगा और आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाओगे. तो बेटा यही हो रहा है रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर. क्या होता है अगर रॉकेट को ऊपर जाना है तो साइलेंटली जाता है क्या रॉकेट? एकदम ऊपर चला गया भाई है? हमने सोचा ये चला गया. बेटा ये ना बहुत सीरियस मैटर हो जाता है. एक्शन रिएक्शन ये वो सारी चीजें. मान लो एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है. अभी तुमने एक सुना होगा, फुकेट से न्यू दिल्ली आ रहा था एक
एयरक्राफ्ट और वो एयर इंडिया का। भाई एयर इंडिया में तो ट्रेवल करो ही मत, सही है ना। हाँ, तो वो ऐसे आगे एकदम ऐसे टर्बुलेंस के कारण उसमें बहुत सारी साइंस लगती है भाई। देखो वहां अब अभी तो तुम कैसे पढ़ रहे हो, हाँ यार नीट में क्वेश्चन ही तो आएगा, कर देंगे भाई, क्या ही हो गया। सोचो वहां बेटा वो किस लेवल पे स्टडी कर रहे होंगे इन चीजों को, सही है ना। और जो बेसिक है ना सारा वो यही है। अगर आप किसी पायलट से भी पूछोगे ना, वो भी आपको न्यूटन के तीनों नियम एकदम समझे हुए बता देगा, ये नहीं बोलेगा मैंने तो रटे थे ऐसे, सही है ना। क्योंकि एयर जैसे कट रही है, एयर पे आप फोर्स लगा रहे हो, एयर आप पे फोर्स लगा रही है। भाई एयर ही तो उड़ा रही है आपको, कोई आदमी थोड़ी ना धक्का मार के चला रहा है उसे, एयर ही तो उड़ा रही है आपको। तो आप एयर के लिए क्या करते होगे, एयर को पीछे फेंकते होगे, तो एयर आपको आगे फेंकती होगी। अब आप एयर को कैसे पीछे, आपके विंग वगैरह उस तरीके से होते होंगे, इंजन मूव करता होगा, इंजन वैसा कुछ प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता होगा, उससे एयर को पीछे फेंक, मतलब समझ रहे हो बात को। तो ये बहुत ही सीरियस साइंस है हर चीज, ठीक है। तो इसको समझना चाहिए हमें। मैं क्या बोल रहा था, रॉकेट ऊपर जा रहा है बेटा, ठीक है। अभी तो रॉकेट वॉकेट बहुत खतरनाक बन रहे हैं यार, है ना। कोई भी हमें स्पेस में अगर भेजनी है बेटा, कोई क्या बोलते हैं उसे, स्पेस क्राफ्ट भेजना है, सैटेलाइट भेजनी है, तो हम रॉकेट से ही तो भेजते हैं, बोले यार। तो बेटा ये रॉकेट है, अब इसे हमें कहां भेजना है, स्पेस में। हाँ मतलब ऊपर भेजना है यार, तुम दिवाली वाला रॉकेट मान लो। अब ये तो नीचे रहना चाहता है भाई, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर नीचे फोर्स लग रहा है बेटा एमजी। कौन बुला रहा है, धरती बुला रही है एमजी से। तो अब ये ऊपर कैसे जाएगा, तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे अपनी बॉडी से कुछ नीचे फेंकना पड़ेगा। बोलो यार, या तो किसी आदमी को बैठा दे अपन, वो क्या करता रहे, नीचे कुछ फेंकता रहे, तो इस पे ऊपर फोर्स लगेगा। तो वो कितना कंटिन्यूअसली कुछ फेंक पाएगा, सही बात है ना। तो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं बेटा, बहुत सारा फ्यूल भर देते हैं। मतलब इसमें जो मेजर पार्ट होता है ना वो फ्यूल ही होता है। अरे सही बोल रहा हूं ना। तो वो फ्यूल के लिए क्या करना है, अब फ्यूल के लिए बेटा हमें वो फ्यूल को नीचे फेंकना है। तो उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि भाई इसको जलाओगे तो वो क्या करेगा, अपने मास को एक तो कम करेगा और यू फेंकेगा उसे। अगर आपको रॉकेट को रोकना है तो पता है कैसे रोकते हैं, ऊपर की तरफ चला देंगे इसे, तो अगर ऊपर चला दोगे तो नीचे की तरफ फोर्स लगने लग जाएगा। डायरेक्शन वगैरह ऐसे ही बदलते हैं भाई साहब। अगर मुझे यू घूमना है ना तो मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो मैं इधर यू घूम जाऊंगा। ये सारी चीजें होती हैं प्रैक्टिकली। तो बेटा ये नीचे फेंकेगा इसे, ये से नीचे फेंकेगा। तो ये किसको फेंक रहा है नीचे, बोलेंगे गैसेस को फेंक रहा है बेटा। फ्यूल जलेगा तो क्या बनेगा भाई, फ्यूल तो ना होगा, फिर तो गैसेस होंगी। गैसेस को नीचे एग्जॉस्ट किया जा रहा है, तो वो गैसेस इसके ऊपर किधर फोर्स लगाएंगी, ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगी। सर वो कितना फोर्स है, उसका नाम बोल दिया जाता है बेटा थ्रस्ट फोर्स। क्या नाम बोल दिया जाता है उसे, थ्रस्ट फोर्स बोल दिया जाता है। थ्रस्ट फोर्स की जो वैल्यू होती है, ये अभी मैं आप याद कर लो, इसका डेरिवेशन मैं आपको भी बता दूंगा। अभी हमारे लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा ध्यान से, दो टर्म्स है इसके अंदर, एक है वी रिलेटिव और एक है डीएम बाई डी। इन दोनों का प्रोडक्ट है। व्हाट इज डीएम बाई डी? बताओ यार, डिफरेंशिएशन अभी तो सभी लोगों ने पढ़ लिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सही है ना। तो सोचो डीएम बाई डी, जितना जल्दी जल्दी मास कम होगा, मतलब जितना जल्दी जल्दी फ्यूल जल के गैसेस में कन्वर्ट होगा, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, सही है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कैसे पहचानेंगे, यूनिट से पहचान सकते हो, केजी पर सेकेंड। अरे बोलो यार, व्हाट इज वी रिलेटिव, वी रेल। तो बेटा क्या है एक्चुअली में, ये जो रॉकेट है ना, ये ऊपर जा रहा है, तो कुछ वेलोसिटी तो इसकी भी होगी इस समय पर। रुका हुआ तो ये है नहीं भाई, रुका ही हुआ होता तो हमें ये करना ही क्यों था। अब अगर मैं यहां बैठ करके रिलेटिव टू रॉकेट बैठ करके ये देखूं कि गैसेस किस स्पीड से बाहर जा रही हैं, उसे बोलूंगा वी रिलेटिव। समझे क्या, मतलब रॉकेट के हिसाब से गैसेस कितनी स्पीड से निकल रही हैं, वो वाली वेलोसिटी यहां पर रखनी है। अरे सही है क्या। मान लो आप रॉकेट के अंदर ही हो बेटा, आपको भेज रहे हैं हम स्पेस के अंदर, आप बताओ कि कितनी वेलोसिटी से ये गैसेस पीछे जा रही हैं, वो है वी रिलेटिव। मान लो गैसेस जा रही हैं बेटा, लेट अस से गैसेस आप फेंक रहे हो पीछे 100 की स्पीड से, और आपका रॉकेट ऊपर जा रहा है 200 की स्पीड से, तो बताओ वी कितना होगा इस गैस का, 100 होगा ऊपर की तरफ अभी भी। क्यों, क्योंकि ये तो उसको मिल ही जाएगा ना। ये तो वही वाली कहानी है यार, अपन पढ़ चुके हैं, प्लेटफॉर्म वाली, मूविंग प्लेटफॉर्म, सही है ना। पर मेरे को कौन सी वेलोसिटी रखनी है बेटा, ये वाली 100 रखनी है, 300 ले लूं क्या,
सही है, मेरे को कौन सा रखना है, ये वाला रखना है जो कि इस रॉकेट के रेस्पेक्ट में पीछे जा रही है। सही है क्या? अरे बोलो। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्वेश्चन करते हैं, मैं आपको इसका डेरिवेशन भी बता दूंगा। फिर देखो फ्यूल खत्म हो जाता है अपना, कौन सा है अपने, तो जरा सा फ्यूल होता है उसके अंदर। फ्यूल क्या मतलब, वो बारूद दिवाली वाला, वो खत्म हो जाता है बेटा और उसकी कहानी खत्म। सही है ना? वही इसको ऊपर जाने में मदद करता है। अभी यार तुम सिंपल एग्जांपल कर सकते हो भाई, तुम यहां खड़े हो जाओ, है ना, और मान लो नीचे फ्रिक्शन बहुत कम कर दो और जेट से ऐसे पानी फेंको उधर, तुम इधर आ जाओगे भाई। अरे यार वो वीडियोस नहीं देखेगे तुमने, वो पानी जो ये अपना फायर फाइटर यूज करते हैं, उसको पकड़ने के लिए भी जान चाहिए। जान चाहिए का मतलब आप थोड़े से स्टेडी होने चाहिए। वो क्या करेगा बेटा, अगर आप यूं पकड़ोगे ना तो पानी यूं जाएगा, तो आप पे फोर्स पीछे लगे, मतलब पाइप पे लगे पर आप पाइप छोड़ने वाले नहीं, पाइप पे पीछे लगेगा। यार हमारे स्कूल में कई बार बहुत तेज चल जाता था वो पाइप, कौन से वाला जिससे पानी वानी देते हैं, तो वो ऐसे 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 डांस करता था वो, ये तो देखा होगा। तो डांस क्यों कर रहा है बेटा, क्योंकि पानी आगे जा रहा है तो फोर्स पाइप पे किधर लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, इस वजह से पीछे आता है, इधर से फिर इधर आ जाएगा, इधर से इधर से। सही है ना? चलो लिख लो ये फॉर्मूला। बोट कैसे चलाते अपन, बोट पानी को चप्पू से पीछे मारते हैं तो बोट आगे जाती है, अगर पीछे जाना है तो बोट में फिर आगे फिर पीछे आता है। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं पहले से। अरे ज्यादा हो गया क्या? बताओ बताओ। v relative dm by dt, what is v relative? velocity of gas, लिख लो जी, चलो इसको लिख लो, v relative equals to what? velocity of gases with respect to rocket, with respect to rocket, velocity of gases with respect to rocket। अगर बेटा आप तेजी से गाड़ी में जा रहे हो और आपके पास बहुत सारी रेत पड़ी गाड़ी के अंदर और आपको गाड़ी की स्पीड धीरे करनी है, तो आप रेत को किधर फेंकोगे? आगे फेंकोगे ना? क्यों? क्योंकि अगर आप रेत को आगे फेंकोगे तो आप पे फोर्स पीछे लगेगा, तो आपकी वेलोसिटी में रिटार्डेशन आएगा। अच्छा तेज करनी हो तो पीछे फेंकोगे, अगर चेंज नहीं करनी हो तो, चेंज नहीं करनी हो तो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं ये मैं, ऊपर फेंकोगे, मतलब आप एक्स में नहीं फेंको, फिर तो नीचे जाएगी ना गाड़ी, ऊपर फेंकोगे तो नीचे जाएगी। चलो मैं कह रहा हूं यार तो छोड़ दो ना यार, अगर तुमने छोड़ दिया उसे तो वी रिलेटिव जीरो हो गया ना, तो आप पर फोर्स ही नहीं लगेगा। सही है क्या? वी रिलेटिव का मतलब समझ गए ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर आ, ये डायरेक्शन ही बना लेना वी रिलेटिव का, ताकि थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगे। वी रिलेटिव का डायरेक्शन नीचे बना लेना। फॉर आ रॉकेट प्रोपल्शन, फॉर आ रॉकेट प्रोपल्शन, velocity of exhaust gases, velocity of exhaust gases relative to rocket is, relative to rocket is 2 kilometer per second,
2 kilometer per second. If mass of rocket is 1000 kg, mass of rocket is 1000 kg, then find the rate of fuel consumption. Then find the rate of fuel consumption for a rocket to rise up. Then find the rate of fuel consumption for a rocket to rise up with an acceleration of 5 meter per second square. 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आंसर सारे केजी पर सेकेंड में गिवन है. लाखों क्या निकालना है? डीएम बाई डी. अच्छा, हमने वो क्वेश्चन किया था ना, रॉकेट ऊपर जाकर के खत्म हो जाता है, फिर थोड़ा सा और ऊपर जाकर के फिर नीचे आता है. तो बच्चा बोलता था सर वो एक्सेलरेशन कौन सा है, वो नेट लेना है या उसमें जी का इफेक्ट है. ये वाला एक्सेलरेशन था वो जो आपको 5 दिया है, और इस वजह से वो आ पाता था. बेटा आज कौन कौन, 1 2 3 बच्चे तो मुझे नए दिखाई दे रहे हैं. कौन कौन है बताओ, एक बार हाथ ऊपर करो. हाँ, आपका नाम क्या है बेटा, बोलो. है श्रुति. और भी तो था यार, कोई लड़का था नया. नहीं, बनाकर डायग्राम. बेटा रॉकेट है, ये क्वेश्चन देख लो, अगला आप कर लेना. इसमें नीचे कितना फोर्स लग रहा है यार? 1000. कितना लग रहा है बेटा? एमजी. एमजी बोले तो कितना हो जाएगा? 1000. एक और 0, 10,000. ऊपर कितना लगे कि ऊपर ही एक्सेलरेशन आ जाए? 5. बोलो यार. सर पहली बात तो ये कि 10,000 से ज्यादा लगे कि कम लगे, ये बताओ. ज्यादा लगे. वाई? तभी तो नेट फोर्स ऊपर होगा और तभी एक्सेलरेशन ऊपर होगा. बोलो यार. अब 10,000 से ज्यादा कितना लगे? क्या फॉर्मूला लगाऊं सर? F इज टू एम ए. F इज टू एम ए, और F को क्या लिखूं? F नेट. अरे बोलो यार. ऊपर कितना लग रहा है बेटा? F थ्रस्ट. बताओ F इज टू एम ए लगाओ Y के अंदर. बेटा F कितना हो जाएगा नेट? F थ्रस्ट माइनस 10,000 इज इक्वल टू मास कितना है इसका? 1000 इंटू ए. यार ये इक्वेशन लिखना सीखी क्या तुमने? बोलो. F नेट को कैसे लिखा मैंने? बड़ा माइनस छोटा. सही है. एक्सेलरेशन का ये डायरेक्शन है तो नेट फोर्स का डायरेक्शन भी यही होगा. ये बड़ा होगा, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू एम ए. F नेट इज इक्वल टू एम ए. तो यहां से निकाल लीजिए बेटा. F थ्रस्ट क्या हो जाएगा बताइए? ये है 10,000, ये है 5,000, 15,000. F थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है सर? V रिलेटिव dm बाय dt. और ये कितना है? 15,000. बेटा V रिलेटिव कितना गिवन है आपको? है 2 किलोमीटर. किलोमीटर को बदल लो 2000 ऐसा यूनिट में. चलो अब बेटा कितना हो गया? dm बाई dt कितना हो गया? 7.5 किलो पर सेकेंड. ऐसा यूनिट में आंसर आ गया. 7.5 किलो फ्यूल जल जाना चाहिए, गैस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए पर सेकेंड, तब जाके आप ऊपर जा पाओगे इस एक्सेलरेशन से, अगर 1000 किलो का रॉकेट है. F नेट इज इक्वल टू एम ए लिखना जरूर सीख लें इस क्वेश्चन से.
चलो अब अपन एक क्वेश्चन करेंगे, हमारा ब्रेक क्वेश्चन 10 मिनट का, देन मैं आपको डेरिवेशन बता दूंगा, फिर हम जाएंगे किधर, अगर टाइम मिला तो FBD डायग्राम ड्रॉ करना शुरू करेंगे, एमजी बनाना शुरू करेंगे आज से। दिस इज पार्ट 1 ऑफ NLM। बच्चों को NLM में क्या लगता है, सर वो FBD होते हैं सर उसमें, तो भाई वो एक छोटा सा पार्ट है उसका, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है क्या है NLM का, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वो सबसे लास्ट में आता है, सही है ना। F net इज इक्वल टू MA। बोलो यार एक बच्चे को दो बच्चे खींच रहे बेटा, एक इधर और ये बच्चा इधर जा रहा है, तो आप बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, ये वाला या ये वाला, ये वाला, ये वाला ज्यादा होगा। अब इसके लिए F इज इक्वल टू MA लिखो, ये है F1 ये है F2, इसका मास है M, लिखो लिखो F2 माइनस F1, अरे नहीं भाई F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M इंटू A। समझ गए क्या, बड़े में से छोटे को घटाना है क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं, सही है। और बड़ा छोटा कैसे पता चलेगा, ए के डायरेक्शन जो फॉलो कर रहा है फोर्स, या ए के डायरेक्शन वाला फोर्स बड़ा होगा क्योंकि उसी के कारण उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आ पाया, F1 बड़ा होगा तभी तो एक्सेलरेशन इधर है। अरे बोले यार, चलो एक लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस ब्रेक क्वेश्चन लिखें। अ रॉकेट ऑफ मास 120 kg, a rocket of mass 120 kg is fired in a gravity free space, मतलब mg का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं लगाना है, is fired in a gravity free space, is ejecting gases with velocity 600 meter per second, 600 meter per second at the rate of 1 kg per second, at the rate of 1 kg per second. What will be the initial acceleration of the rocket? What will be the initial acceleration of the rocket? ले लो आराम से, टाइम ले लो, आराम से रिलैक्स करो, बातें चीतें करो। नहीं जरूरी है ना, चिल करना भी तो जरूरी है बेटा। है ना, हाँ